अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अब्दुल रहमान संधू एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मौजू है वो कस्टडी ऑफ माइनर के हवाले से है। कस्टडी ऑफ माइनर के हवाले से कुछ सवालात हमने फ्रेम किए हैं और आज उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में किन किन सवालात के जवाबात दिए जाएंगे मैं आपको बताता चलूं। पहला सवाल कि बच्चों की तहवील और सरपरस्ती से मुतल्लिक पाकिस्तान में कौन से कवानीन राइज हैं। दूसरा सवाल, बच्चों की कस्टडी के हवाले से किस किस्म के जज को बाख्तियार बनाया गया है फैसले करने के लिए। तीसरा सवाल, बच्चों की कस्टडी के हवाले से किस अदालत का दायरा इख्तियार होता है, यानी केस किस अदालत की जुरिस्डिक्शन में दायर किया जाता है। चौथा सवाल, कस्टडी ऑफ माइनर का सवाल कब पैदा होता है। पांचवा सवाल, गार्डियन, माइनर और वार्ड से क्या मुराद है। छठा सवाल, कानून में गार्डियन की कौन कौन सी इकसाम मौजूद हैं। और सातवां क्वेश्चन है कि हनफी और फिका जाफरिया के मुताबिक मां को कस्टडी का इख्तियार कब तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कब मां बच्चों की कस्टडी नहीं ले सकती। कस्टडी के हवाले से अदालत फैसला करते वक्त किन बातों को मद्देनजर रखेगी और किन सूरतों में बाप बच्चों की कस्टडी से महरूम हो सकता है। और आखिर में कुछ अदालती फैसलाजात आपके सामने लाऊंगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वो हजरात जो टिकटॉक पे देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर अब्दुल रहमान संधू एडवोकेट के नाम से मेरा चैनल है, आप उस चैनल पे मेरी वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला सवाल यह था कि बच्चों की तहवील के हवाले से पाकिस्तान में कौन से कवानीन के मुताबिक अदालतें फैसले करती हैं। तो इसका जवाब यह है कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 में तरीकाकार वज़ा किया गया है और अदालतें इस कानून के मुताबिक, इन दोनों कवानीन के मुताबिक फैसला करती हैं। दूसरा सवाल यह था कि किस जज को बाख्तियार बनाया गया है। तो इसका जवाब यह है कि गार्डियन जज होता है, इसको बाख्तियार बनाया गया है कि वो कस्टडी पिटीशन के हवाले से फैसले करे। तीसरा सवाल यह था कि आया किस अदालत में केस दायर किया जाता है या किस इलाके की हदूद में केस दायर किया जा सकता है। तो इसका जवाब यह है कि अगर वो 491 की पिटीशन है, यानी हैबियस पिटीशन है, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास आप पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, तो ये इस एरिया की हदूद में जाएगी जहां पे माइनर्स को छीन कर रखा गया है। और अगर यह पिटीशन सेक्शन 12 और 25 की एप्लीकेशन है तो यह पिटीशन उस एरिया के जज के पास जाएगी जहां पर वालदा या माइनर रिहाइश पजीर हैं, तो उस अदालत की हदूद में केस दायर किया जाएगा। उसके बाद चौथा सवाल यह था कि कस्टडी ऑफ माइनर का सवाल कब पैदा होता है। कस्टडी ऑफ माइनर का सवाल जब मियां बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है या औरत खुला ले लेती है, तो फिर बच्चों की हवालगी का मामला पैदा हो जाता है। छठे सवाल के हवाले से यह था कि कानून में गार्डियन की इकसाम क्या है। तो मुख्तलिफ अदालतों के फैसले 4 किस्म के गार्डियन के बारे में बयान करते हैं। एक नेचुरल गार्डियन होता है, आमतौर पे बाप ही नेचुरल गार्डियन होता है क्योंकि बाप का काम सरपरस्ती करना होता है और बच्चे का नानो नुफ्का पूरा करना होता है। इस तरह बाप
या मां दोनों नेचुरल गार्डियन हो सकते हैं। दूसरे किस्म की गार्डियन डिफेक्टो गार्डियन कहलाता है। डिफेक्टो गार्डियन में यहां पर कोई गार्डियन अदालत मुकर्रर नहीं करती, यहां पर कोई सरपरस्त खुद ब खुद ही माइनर की देखभाल करना शुरू हो जाता है और बच्चों की फलाह बहबूद की जिम्मेदारी उठा लेता है, तो वो डिफेक्टो गार्डियन कहलाता है। तीसरा गार्डियन डिजोर गार्डियन है। ऐसा गार्डियन जिसे कोर्ट अपॉइंट करे बच्चे की फलाह बहबूद को देखते हुए, उसे डिजोर गार्डियन कहलाता है। और चौथा गार्डियन अकसाम में टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है कि अगर बाप वसीयत कर दे कि अपने भाई को या किसी और अपने दोस्त को मुकर्रर कर जाए, तो वो टेस्टामेंट्री गार्डियन कहलाता है। या अगर मां किसी और को मुकर्रर कर जाए बच्चों के गार्डियन का, तो उसे टेस्टामेंट्री यानी वसीयत वाला गार्डियन कहते हैं। तो ये गार्डियन की इकसाम थी। उसके बाद सातवां सवाल था कि हनफी और फिका जाफरिया के मुताबिक मां को कस्टडी का इख्तियार कब हासिल होता है, यानी कब तक हासिल रहता है। तो इसका जवाब यह है कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक अगर तो वो लड़का है तो उसकी 7 साल तक मां उसकी देखभाल कर सकती है, और अगर वो लड़की है तो उसको बलोगत तक मां उसकी हजानत की हकदार होती है। जबकि फिका जाफरिया के मुताबिक यानी अहले तशी थोट के मुताबिक जो लड़की की उम्र है, लड़की की 7 साल है और लड़के की 2 साल है, यानी 2 साल तक मां हजानत की हकदार होती है, कस्टडी की हकदार होती है। पांचवा सवाल यह था कि गार्डियन, वार्ड और माइनर की डेफिनेशन गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में क्या है या इनसे क्या मुराद है। तो गार्डियन, वार्ड और माइनर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 में दी गई है। गार्डियन वो शख्स होता है, यानी वली वो शख्स होता है जो किसी माइनर की जात या जायदाद की हिफाजत करे, तो वो वली कहलाता है या उसका जिम्मेदार हो। और माइनर कौन होता है? माइनर वो होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, वो माइनर कहलाता है। जबकि वार्ड वो शख्स होता है या ऐसा माइनर होता है जिसकी जात या जायदाद या दोनों के लिए वली मुकर्रर हो, उसे माइनर कहते हैं। 8वां सवाल है कि कब औरत बच्चों की कस्टडी से महरूम हो सकती है। इस हवाले से एक बुक है मोहम्मदल्ला, जिसके ऑथर हैं डीएफ मुल्ला। वो अपनी बुक मोहम्मदल्ला के पैराग्राफ 354 में लिखते हैं, कुछ ग्राउंड्स मेंशन करते हैं कि उसमें पहली ग्राउंड ये होती है कि अगर औरत गैर अखलाकी जिंदगी बसर कर रही है तो वो बच्चों की कस्टडी से महरूम हो सकती है, यानी हक हजानत खो सकती है। उसमें दूसरा पॉइंट यह है कि औरत अगर बच्चों की परवरिश की अहल नहीं है तो तब वो हकदार नहीं है बच्चों की कस्टडी की। उसमें तीसरा पॉइंट यह है कि जब औरत बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाए जहां बाप जो हकीकी वली है, जो हकीकी गार्डियन है, जो रियल यानी नेचुरल गार्डियन है, वो अपने बच्चे की निगरानी और कंट्रोल नहीं रख सकता हो, तो ऐसी सूरत में औरत माइनर्स की कस्टडी का हक खो देती है।
उसमें चौथा पॉइंट यह है कि जब औरत ऐसे शख्स से शादी कर ले या निकाह सानी कर ले जो कि बच्ची के लिए नामहरम है या बच्चों के लिए अजनबी है या गैर महरम है, तो इस सूरत में भी औरत कस्टडी की हकदार ना होगी। और उसमें आखिरी पॉइंट यह दिया गया है कि जब औरत मुर्तद हो गई है तो उस सूरत में भी औरत हक के हजानत की हकदार ना है। 9वां सवाल यह था, क्वेश्चन नंबर 9 यह था कि कस्टडी के हवाले से अदालत फैसला करते वक्त किन बातों को मद्देनजर रख सकती है। तो इसका जवाब यह है कि कस्टडी ऑफ माइनर का फैसला अदालत ने वेलफेयर ऑफ माइनर को देखकर यह फैसला करना है, यानी बच्चों की फलाह बहबूद किसके हाथ में ज्यादा अच्छी है, अदालत ने यह चीज एविडेंस के जरिए देखनी होती है। और मैं अक्सर यह कहा करता हूं कि वकील को ना सिर्फ सरपरस्त की खूबियां, जिसका आप केस लड़ रहे हैं, उसकी खूबियों का पता होना चाहिए और वो अदालत में साबित करे, बल्कि दूसरी तरफ जो दावेदार है उसकी खामियों का भी जिक्र करना चाहिए और उसकी खामियों का भी वकील को पता होना चाहिए, ताकि वो अदालत में एविडेंस के जरिए यह साबित करे कि दूसरी पार्टी कस्टडी की हकदार ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किन सूरतों में बाप बच्चों की कस्टडी से महरूम हो सकता है? ऐसी कौन सी सूरतें हैं? उसमें कुछ केस लॉज वगैरह हैं, तो उनमें कुछ चंद केस लॉज मैं आपकी नजर कर देता हूं। एक अदालती केस लॉज में बाप ने खर्चा देना बंद कर दिया तो अदालत ने कस्टडी पिटीशन में लिखा कि बाप कस्टडी का हकदार नहीं हो सकता अगर वो खर्चा पे नहीं कर रहा। बाप ने अगर दूसरी शादी कर ली है और वालिदा ने ना की हो तो ऐसी सूरत में वालिद कस्टडी का हकदार ना होगा। तो बाज ऐसे केस लॉज भी मौजूद हैं जिसमें अगर दोनों ने शादी कर ली है तो उस सूरत में कस्टडी की हकदार नानी होगी। और यह भी हेल्ड किया गया अदालतों की तरफ से कि वालिदा की गुर्बत की वजह से उसे कस्टडी से महरूम नहीं किया जा सकता। और एक केस लॉ में यह भी हेल्ड किया गया कि अगर वालिद क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है और वो आदि मुजरिम है तो ऐसी सूरत में वालिद कस्टडी का हकदार नहीं होता। और अगर वालिद और वालिदा दोनों फोत हो गए हैं तो फिर बच्चों की कस्टडी नानी या दादी में से किसी एक के पास जाएगी। एक केस लॉ में पंचायत में इकरारनामा औरत से करवा लिया जाता है, वालिदा से, तो ऐसी सूरत में अदालत ने यह हेल्ड किया कि ऐसे इकरारनामे की कोई वैल्यू नहीं है और अदालत ने कस्टडी जो है वो मां के सुपुर्द कर दी। इसके अलावा आखिर में कुछ केस लॉज मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूं जो नए आने वाले नौजवान वकला के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। आज का लेक्चर मेरा कानून की आगाही के हवाले से जनरल पब्लिक के लिए भी था और कानून के तालिब इल्मों के लिए भी था। तो अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।